चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 3 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर का। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने राजस्थान के किस परमाणु परियोजना के लिए खुदाई को मंजूरी दी है? तो आपको याद होना चाहिए सितंबर 2025 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का आधारशिला रखी थी राजस्थान में, और यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। आंसर डी हो जाएगा। रिसेंटली एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी खुदाई के लिए मंजूरी प्रदान की है इस परियोजना के लिए। देखिए, वैसे तो यहां पर 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे टोटल। अभी जो परमिशन दी गई है खुदाई की वो यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए दी गई है। 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे और सबकी प्रत्येक रिएक्टर की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 700 मेगावाट की होगी। मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी टोटल कैपेसिटी है 2800 मेगावाट की। माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी खुदाई को मंजूरी दी है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने। इसको बनाने में 42,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी टोटल। 2800 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है 4 रिएक्टर से। उसके बाद ये इंडिया में जो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें गिना जाएगा। वैसे इंडिया में अगर सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है तमिलनाडु में। 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता उसकी कैपेसिटी है, तो वो सबसे बड़ा है। अब ये भी 2800 मेगावाट भी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो ये काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है, कहां पर है, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। प्लांट को अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी का ये एक जॉइंट वेंचर है। देखिए, इसमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें होता यह है कि नेचुरल यूरेनियम का यूज किया जाता है, और कूलेंट के लिए, कंट्रोल करने के लिए हेवी वाटर को यूज किया जाता है, जिसे डीओ के नाम से जाना जाता है, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। ये हेवी वाटर है, तो एक टेक्नोलॉजी है ये विद्युत उत्पादन की न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जिसे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां पर मंदक के रूप में जिसका यूज किया जाता है, कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो हेवी वाटर का यूज किया जाता है। ओके, यहां पर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की अगर हम बात करें तो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसके सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना, इसके रेडिएशन के सुरक्षित जो विकिरण है मतलब उसको कंट्रोल करना, या फिर सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना, यह मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलें। यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन की एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट। यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है। इसकी पहली लिस्ट में भारत के जिस शहर को शामिल किया गया, इसका नाम है वर्कला। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन आएगा कि सर ये इनिशिएटिव है क्या, अभी हम बात करेंगे। पहले हम आंसर ले लेते हैं। अगर हम वर्कला सिटी की बात करते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है केरला में। ठीक है, 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव, ये क्या है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन अपने इस इनिशिएटिव के तहत वर्ल्ड की 20 सिटीज को सम्मानित करेगा। कौन सी सिटी? वो सिटी जो कि वेस्ट रिडक्शन के लिए जिसने अच्छा काम किया हो, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जिसने अपना बेहतरीन योगदान दिया हो, इनोवेशन को बढ़ावा दिया हो, अपनी लीडरशिप दिखाई हो, है ना, ऑल ओवर वेस्ट मैनेजमेंट,
ताकि वर्ल्ड में जीरो वेस्ट को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए जिस भी देश की सिटी ने, शहर ने प्रयास किया है, वहां की लोकल गवर्नेंस ने प्रयास किया है, तो ऐसे किसी सिटी को सम्मानित करना, पूरे वर्ल्ड में उसे पहचान देना, यह उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन के 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के। तो इसकी पहली लिस्ट को जारी किया गया, वर्ल्ड की 20 सिटीज को लिया गया है। इसमें भारत से केवल एक है, केरल की एक कोस्टल सिटी है वर्काला, केरला की सिटी है। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। वर्ल्ड की 20 सिटीज को लिया, उसमें से इंडिया की एक अचीवमेंट है केरला का, वर्काला सिटी है। आई होप आप समझ पाए होंगे। इनिशिएटिव मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट के द्वारा लीड किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की ये जो डिपार्टमेंट है ये लीड कर रहा है, और इसमें योगदान दे रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी भी इसमें एक मतलब योगदान दे रहा है। साथ में मिलकर दोनों इस इनिशिएटिव को चला रहे हैं। लेकिन इनिशिएटिव किसका है, तो ये यूनाइटेड नेशन का है। क्वेश्चन याद रखना। तो किस सिटी को शामिल किया गया, तो केरला की कोस्टल सिटी है वर्काला। इसको यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टूवर्ड्स वेस्ट जीरो वेस्ट की इनिशिएटिव में शामिल किया गया है और इसे सम्मानित किया जाएगा। अब ये जो 20 शहरों की लिस्ट जारी की गई ना, ये इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के दिन जारी की गई है। और ये डे कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 30 मार्च को। यहां पर सर्कुलर इकोनॉमी, एक वर्ड आपने सुना सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें क्या होता है कि जीरो वेस्ट की ओर कदम बढ़ाना, और इसके लिए जो 3R है उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। फॉर एग्जांपल रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। किसी भी चीज को फेंकने के बजाय जितना ज्यादा उसको यूज किया जा सकता है उतना ज्यादा यूज किया जाए, ताकि इन्वायरमेंट में वेस्ट कम हो और जीरो वेस्ट का जो लक्ष्य हमारा, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, उसको हम अचीव कर पाए। तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी। एक इकोनॉमिक टर्म है, एक मॉडल आप इसको समझिए, जिसमें क्या होता है कि रीयूज किया जाता है चीजों को बार बार लंबे समय तक, ताकि कम से कम वेस्ट निकले और जीरो वेस्ट के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़िए। एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो यहां पर बात की जा रही है एशियन स्क्वैश फेडरेशन के अवार्ड की। 2025 की परफॉर्मेंस के आधार पर यह अवार्ड अभी दिए गए हैं। तो अवार्ड का नाम है एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025। स्क्वैश गेम्स में एशिया के जो प्लेयर्स हैं उनको सम्मानित किया जाता है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर। अब इसमें जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ना, ये इंडियन स्क्वैश प्लेयर को दिया गया, जिनका नाम है अभय सिंह। अब मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ये जो कैटेगरी है ना, इसका जो अवार्ड है वो दिया जाता है एक अलग नाम से, डाटो एलेक्स ली अवार्ड। ये प्लेयर ऑफ द ईयर का मेंस कैटेगरी का अवार्ड है। अब यहां पर पहले तो ये समझिए, देखिए कैटेगरीज काफी सारी हैं। अब एशिया के जो अलग अलग देशों की जो प्लेयर्स हैं उनको जो अवार्ड मिले वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहां पर उनकी बात करेंगे जो इंडिया से स्क्वैश के प्लेयर हैं, और उनको एशियन स्क्वैश फेडरेशन ने अवार्ड्स में सम्मानित किया है 2025 के एनुअल अवार्ड्स में। तो इसमें पहला नाम आएगा अभय सिंह का। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि अभय सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो ये स्क्वैश के प्लेयर हैं। और जो अवार्ड दिया गया मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, जिसे डाटो एलेक्स ली अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी में एक अवार्ड है अनाहत सिंह को दिया गया, हसन मूसा अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 19 कैटेगरी का। यह दिया गया अनाहत सिंह को। यह भी इंडिया की बहुत ही फेमस स्क्वैश प्लेयर है। ओके, एक टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है, ये इंडियन जो मेंस टीम है स्क्वैश की उसको दिया गया है टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके, हमारी जो स्क्वैश की टीम है ना, उसने लास्ट ईयर इजिप्ट में जो वर्ल्ड जूनियर टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इंडिया की टीम को दिया गया टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके, तो अवार्ड की जो ऑफिशियल सेरेमनी है ये मई मंथ में आयोजित की जाएगी चाइना में।
अभी केवल अनाउंस किए गए हैं, तो ये प्लेयर्स याद रखिएगा कि ये सारे के सारे स्क्वैश के प्लेयर हैं। एशियन स्क्वैश फेडरेशन एशिया में स्क्वैश खेलों को रेगुलेट करने वाली, उसके लिए नियम बनाने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1980 में इसका गठन किया गया था। मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। आपको पता होना चाहिए 2028 में जो ओलंपिक गेम्स है ना, वो लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे और पहली बार इसमें स्क्वैश खेलों को शामिल किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वैश गेम्स आयोजित किए जाएंगे ओलंपिक में। तो अवार्ड्स भी याद रखिए और ये फैक्ट भी याद रखिएगा। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मंगोलिया एक एशियन कंट्री है ना, एशिया के मध्य में देखने को मिलता है। और मंगोलिया और चाइना में एक रेगिस्तान फैला हुआ है, बहुत ही फेमस है, गोबी डेजर्ट। ये क्वेश्चन आता है कहां पर है, तो गोबी डेजर्ट का अधिकतर जो पार्ट है ना मंगोलिया में फैला हुआ है, हालांकि कुछ हिस्सा उसका चाइना में भी है। अभी मंगोलिया के नए पीएम के रूप में चुना गया है उच्चरल न्याम ओसोर को। उच्चरल न्याम ओसोर ये मंगोलिया के नए पीएम प्रधानमंत्री चुने गए। आपको पता है मंगोलिया में पिछले 9 महीने में ये तीसरे प्रधानमंत्री। इनके पहले कुछ समय पहले ही 2025 में जंडन शातार गोम्बोजाओ ये पीएम बने थे मंगोलिया के। लेकिन मंगोलिया की पार्लियामेंट में डेडलॉक के कारण, मतलब संसद में इनको मतलब इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था और वो प्रस्ताव पास हो गया। तो भ्रष्टाचार के आरोप थे, करप्शन के आरोप थे जंडन शातार के ऊपर। तो इन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा दिया और अब नए पीएम बने हैं मंगोलिया के उच्चरल न्याम ओसोर। याद रहेगा। वैसे उच्चरल की अगर हम बात करते हैं, उच्चरल न्याम ओसोर की, तो ये पहले डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं मंगोलिया में और पार्लियामेंट के स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और अब ये मंगोलिया के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए, 9 महीने में तीसरे पीएम बने। मंगोलियन पीपल्स पार्टी से संबंधित है। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बाटोर। और गोबी डेजर्ट का अधिकतर हिस्सा किस देश में फैला हुआ है? तो मंगोलिया में फैला हुआ है। एशिया के मध्य में यह देश देखने को मिलता है। आगे चलें, ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए साइंस का आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं अक्षय सर का। यहां पर देखिए साइंस के सभी टॉपिक आपको 20 आवर्स में कंप्लीट कराए गए हैं। ये आपके लिए रामबाण होगा क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी ट्रिक से पूरे साइंस को आपके लिए यहां पर कवर करवाया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहां पर कवर किए गए हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस के साथ आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अवेल करेंगे, इजी रहेगा आपके लिए। एक क्लिक पर आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई हर्डल आता है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर रहता है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो साइंस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, अक्षय सर का बैच है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित माटी 9 फेस्टिवल किस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है? यहां पर बात किया जा रहा है माटी 9 फेस्टिवल का। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया, लेकिन ये जिस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करता है, जिस क्षेत्र के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, यह क्षेत्र है पूर्वांचल। तो माटी 9 फेस्टिवल है। ये आयोजन कहां हुआ है? पहली चीज तो ये नई दिल्ली में गांधी दर्शन परिसर जो कि राजघाट में स्थित है, यहां पर पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया। ओम बिरला ने भी यहां पर इसमें शामिल हुए थे और थीम भी इसकी माटी ही रखी गई थी। एक्चुअल में किया क्या जाता है ये समझिए। देखिए, माटी 9 फेस्टिवल की बात करें ना, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। पूर्वांचल क्षेत्र का जो खान पान है, वहां की जो लैंग्वेज है, वहां का जो ट्रेडिशन या कल्चर है, उसको प्रमोट करने के लिए माटी 9 फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो इस बार ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जो पूर्वांचल के युवा हैं उनको कल्चरल रूट से जोड़ना और इसके अलावा उनके जो कल्चर है उसके प्रिजर्वेशन के लिए उनको प्रोत्साहित करना माटी 9 फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है।
अब अगर हम पूर्वांचल की लोकेशन देखें ना, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार का पश्चिमी हिस्सा, एक जो एरिया है, शायद मैप हो हमारे पास, हाँ ये देखिए यहां पर अगर आप ये मैप देख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार का पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वांचल का एरिया। ओके, तो यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि भोजपुरी और अवधी भाषा बोली जाती है, और ज्योग्राफिकल और एक कल्चरल काफी इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है ना। इसके प्राचीन रूट्स काफी स्ट्रांग है पूर्वांचल के, और अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर खान पान भी काफी अलग देखने को मिलता है। तो इन्हीं सभी को प्रमोट करने के लिए माटी 9 फेस्टिवल का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित फेस्टिवल है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए ये शहरी क्षेत्र में भी चलती है और ग्रामीण क्षेत्र में भी चलती है, रूरल एरिया में भी इसको अप्लाई किया जाता है। अब जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ना, वो 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी 2016 में, और यह शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2016 को। कब शुरुआत की गई? 1 अप्रैल 2016 को। अभी 1 अप्रैल 2025 को इस योजना के 2026 को इस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं, 1 अप्रैल 2026 में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2026 को इस योजना के 10 साल कंप्लीट हुए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रूरल एरिया में सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना, है ना। जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर सभी को पक्के घर दिए जा सके, इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। देखिए, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर घर बनाने के लिए 1,20,000 पहाड़ी राज्यों में, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000, और जो पहाड़ी राज्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में 1,30,000 की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहां पर एक बार फिर से करेक्ट कीजिए, जो मैदानी इलाके हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, है ना, और उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जो मैदानी इलाके वहां पर जिनके घर होंगे, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में भी घर हो सकते हैं इन राज्यों में भी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये जो स्टेट है ये मैदानी स्टेट है। तो यहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देती है घर के लिए। और अगर पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड हो गया, या फिर हिमालय का बेल्ट वाला जो पोर्शन हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर 1,30,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। अब तक 3 करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और लक्ष्य की 2029 तक ऑलमोस्ट 5 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। 4 करोड़ 95 लाख घर का जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। तो यहां पर केवल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात की जा रही है। स्टार्ट 1 अप्रैल 2016, वैसे ये 1996 में इसी पहले जो योजना थी वो इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। बाद में फिर चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के नाम से नई योजना शुरू की गई। 2026-27 में जो बजट अभी पेश किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, उसमें 54,917 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, और इस फाइनेंशियल ईयर में इसके लिए 22,025 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये दोनों योजना सेम है, पर एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में चलाई जाती है। आगे आ जाए। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत किस राज्य की सिपाही जाला जिला पंचायत ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? देखिए, अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, एक तो इसकी बात करेंगे हम, और जो पंचायत ने अवार्ड जीता है उसकी बात करेंगे। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर पंचायती राज मिनिस्ट्री अवार्ड दे रही है तो किसी पंचायत को दिया जा रहा है जिसने उत्कृष्ट काम किया हो हेल्थ के सेक्टर में, है ना, जहां पर करप्शन सबसे ज्यादा कम हो, सबसे कम हो, लेस, और इसके अलावा इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जिसने काम किया हो। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है।
पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के लिए दिए गए हैं। दिए किसने हैं? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इसने। अब इसने सिपाही जाला जिला पंचायत को देश में पहली रैंक दी है, पहला पुरस्कार दिया है, पहली रैंक का पुरस्कार दिया है। और ये जो पंचायत है ना, हमको देखने को मिलती है भारत के त्रिपुरा राज्य में। दो अलग अलग अवार्ड आएंगे, यहां पर हम नानाजी देशमुख अवार्ड की बात कर रहे हैं, एक और मिलेगा हमको आगे, तो ध्यान रखना इस अवार्ड के तहत सिपाही जाला जिला पंचायत देश में पहले स्थान पर है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा घोषित पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 अनाउंस किए गए। त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने अलग अलग लेवल के टॉप अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। इनमें से जो सिपाही जाला जिला पंचायत है उसने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार या पंचायती राज विकास पुरस्कार के तहत पूरे देश में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है और इसको प्राइज मनी दी गई है 5 करोड़ रुपए। तो ये पहला समझ में आ गया, ठीक है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर आता है एक और ग्राम पंचायत की यहां पर बात की गई है जिसका नाम है कंचनबारी ग्राम पंचायत। अब इसकी कैटेगरी देखना, इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसको सतत, ये सतत है, सॉरी है ना, सतत, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये एक अलग कैटेगरी का अवार्ड है। इसके तहत हेल्थी पंचायत कैटेगरी में फर्स्ट रैंक दी गई है। ये जो ग्राम पंचायत है ये भी कहां की है? त्रिपुरा की है। दो चीजें समझ में आई, सिपाही जाला जिला पंचायत और सेकेंड है कंचनबारी ग्राम पंचायत। तो ये दो हो गई, दो अलग अलग अवार्ड हैं पंचायती राज मिनिस्ट्री के और उसमें दो अलग अलग कैटेगरी में इनको फर्स्ट रैंक दी गई है। एक तीसरी कैटेगरी में त्रिपुरा की ही पंचायत थर्ड रैंक पर है जिसका नाम है बैकुंठपुर ग्राम पंचायत, ये भी त्रिपुरा में है। इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत विमेन फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी में थर्ड रैंक दी गई है। तो ये तीनों की तीनों पंचायत जो है ना कहां की है? त्रिपुरा की। हमारे लिए 2 रैंक जो है ऊपर की वो इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। दोनों त्रिपुरा की, वैसे तीनों ही त्रिपुरा की बताइए, लेकिन ये जो फर्स्ट रैंक है इनको याद रखना, ये दोनों ही त्रिपुरा की। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये दोनों अवार्ड देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये अवार्ड देते हैं। तो 2 अवार्ड हमने यहां पर बात की, अब दोनों को सेपरेट देखते हैं कि वो दिए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ये जो है ना ग्राम पंचायत को हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, सैनिटाइजेशन आदि ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए दिए जाते हैं। पहला तो ये हो गया दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, और सेकेंड जो है हमारे पास नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ये जो है ना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो एसडीजीज होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल ओवर, उनको प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं। तो दोनों के उद्देश्य अलग है और दोनों की मैंने आपको बता दी किन किन कैटेगरी में त्रिपुरा की पंचायत को रैंक किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, अगर हम मिनिस्टर देखें इस मिनिस्ट्री के, तो ये राजीव रंजन सिंह है ना, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। नेशनल पंचायती राज डे इंडिया में मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना। आगे आते हैं, चंद्रमा की फ्लाई बॉय मिशन के तहत चुनी गई पहली महिला कौन है? चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला है क्रिस्टीना कोच। आंसर हो जाएगा आंसर ए। यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने एक मिशन लॉन्च किया है, नासा ने। कौन सा है? आर्टेमिस सेकेंड प्रोग्राम, ये मिशन का नाम है, आर्टेमिस सेकेंड मिशन। ये 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। देखिए, चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए इसी मिशन के तहत चुनी गई पहली महिला, फर्स्ट वीमेन है क्रिस्टीना कोच। अब ये फ्लाई बाय मिशन क्या होता है? देखिए, फ्लाई बाय मिशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है
कि जो भी व्यक्ति चंद्रमा पर इस मिशन के तहत भेजा जा रहा है वो चंद्रमा की सतह पे नहीं उतरेगा, वो आसपास राउंड मारेगा, चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। जो भी एस्ट्रोनॉट होंगे वो चंद्रमा का अध्ययन करेंगे, राउंड मारेंगे और वापस पृथ्वी पे आ जाएंगे। चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी। तो ये जो मिशन है ना, ये है आर्टेमिस सेकेंड प्रोग्राम, और इसी के तहत चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई फर्स्ट वीमेन है क्रिस्टीना कोच। तो सेकेंड फेज है ये आर्टेमिस मिशन का, आर्टेमिस सेकेंड है ये। पहले भी इसका एक मिशन लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन वो ट्रायल रन था। उसमें केवल जो रॉकेट है उसको टेस्ट किया गया है ना, जो भेजा जाना था उसको टेस्टिंग की गई, उसमें इंसानों को नहीं भेजा गया था। लेकिन इस बार इंसानों को भेजा गया, ठीक है, एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 50 साल के बाद इंसानों को फिर से चंद्रमा के पास भेजना, है ना। तो ये एक उद्देश्य, फ्लाई बाय का मतलब आपको समझ में आ गया। अब क्रिस्टीना कोच इस मिशन में शामिल होने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट है जो कि चंद्रमा के पास जाएगी। मिशन स्पेशलिस्ट बनाकर इनको भेजा जा रहा है, और एक महिला के द्वारा सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट रहेगी ये 328 दिन। अब देखिए, आर्टेमिस 1 जो लॉन्च किया गया था ये 2022 में लॉन्च किया गया था। ये भी नासा का ही मिशन था, लेकिन उस वक्त कोई इंसान नहीं भेजा गया था, केवल टेस्टिंग थी। ओरियन जो स्पेसक्राफ्ट है इसकी टेस्टिंग करना, SLS रॉकेट जिस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना। किस स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो इसकी टेस्टिंग की गई, जिस रॉकेट से भेजा गया वो SLS रॉकेट था, ठीक है। चंद्रमा के चारों ओर सेफ घूमकर वापस आने की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया गया था। तो ये ट्रायल रन था, इंसानों को नहीं भेजा गया। अब सेम स्पेसक्राफ्ट का यूज करके आर्टेमिस सेकेंड भेजा गया है 1 अप्रैल को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंसानों को चंद्रमा के पास भेजना ताकि चंद्रमा का अध्ययन किया जा सके। और इसके बाद आर्टेमिस थर्ड भी भेजा जाएगा इन फ्यूचर, 2027 का वैसे टारगेट है, जब भी भेजा जाए। इसमें चंद्रमा पर लैंडिंग का प्लान है नासा का। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको तीनों मिशन के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं नासा पर। तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वर्तमान में, प्रमुख। भारत के किस राज्य की पुलिस बल को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसी भी राज्य की पुलिस को ब्रेवरी के लिए, अच्छे काम के लिए, इनोवेशन के लिए और करप्शन पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक प्रेसिडेंट के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड या सम्मान। ये इस बार 2026 में दिया गया है ओडिशा की पुलिस को। आपको पता है ओडिशा का स्थापना दिवस था 51वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल को। तो ओडिशा का जो 51वां स्थापना दिवस था ना, जिसे उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है, इसी दिन प्रेसिडेंट ने ओडिशा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। जो राज्य का जो होम मिनिस्ट्री है या फिर जो डीजीपी कार्यालय उसको यह अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। तो एक बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट के रूप में ये देखा जाता है। वैसे पूरी पुलिस को दिया जाता है, किसी राज्य की पुलिस को मिल रहा है तो उसमें पूरी पुलिस को मिलता है, पर ये अचीवमेंट है होम मिनिस्ट्री का जिसके अंडर में पुलिस काम करती है। अब देखिए, प्रेसिडेंट्स कलर जो एक सिंबल है एक प्रकार का, जो कि ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। एक खास फ्लैग दिया जाता है जो ओडिशा पुलिस है, अब वो अपने सभी यूनिफॉर्म पर लेफ्ट की जो स्लीव है उस पर एक एम्बलम का यूज कर सकती है, एक चिन्ह का यूज कर सकती है, सिंबल का यूज कर सकती है। ये जो सिंबल है ना, ये प्रेसिडेंट्स कलर का सिंबल है कि भैया हमको ब्रेवरी के लिए मिला है, या फिर हमारा जो ट्रांसपेरेंसी, हमारे काम करने का जो तरीका है ना, जो हमने ईमानदारी से काम किया उसके लिए मिला है। तो उसको दर्शाता है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, किसी राज्य की पुलिस को दिया जाता है। तो 2026 में ये ओडिशा की पुलिस प्रशासन को इस बार दिया गया। ओडिशा पुलिस 1936 में ये गठित हुई थी, पहली बार आजादी के पहले। सबसे पहली बार प्रेसिडेंट्स कलर जो अवार्ड है ना, वो इंडियन नेवी को दिया गया था 1951 में, और उसके बाद तो काफी सारे राज्यों को दिया गया है। 2026 में जो पहला राज्य जिसे यह अवार्ड दिया गया, ये कौन है? ओडिशा पुलिस। काफी सारी राज्यों की पुलिस को पहले भी दिया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन,
गहरे समुद्र के जीवों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र भवसागर रेफरल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो भवसागर रेफरल सेंटर उद्देश्य क्या है? जीवों का संरक्षण और उन पर रिसर्च के लिए। ये एक नेशनल सेंटर है, नेशनल केंद्र है, भवसागर रेफरल सेंटर इसको नाम दिया गया और इसे स्थापित किया गया केरल के कोच्चि में। कहां पर? केरल के कोच्चि में। समझना पड़ेगा कि है क्या, उद्देश्य क्या है, काम क्या आएगा। देखो, मरीन बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है ये। केरल के कोच्चि में भवसागर रेफरल सेंटर का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया। अब देखो, भवसागर रेफरल सेंटर इंडिया का पहला ऐसा नेशनल लेवल का केंद्र है जहां पर डीप सी, गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनका कंजर्वेशन किया जाएगा और उन पर रिसर्च की जाएगी ताकि गहरे समुद्र को जाना जा सके। अब देखिए, एक समुद्री जीवों का बैंक है क्या? इसको अगर हम शॉर्ट में देखें कि भवसागर रेफरल सेंटर है क्या, तो एक इसको बैंक समझिए। किसका? समुद्री जीवों का बैंक या कोई रिसर्च लैब जहां पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको यहां पर संरक्षित किया जाएगा, इनको लाकर यहां पर कलेक्ट किया जाएगा और उन पर रिसर्च की जाएगी ताकि गहरे समुद्र को समझा जा सके और हमारा जो डीप सी मिशन है ना, उसके लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। तो होता क्या है, अगर हम इस रिसर्च लैब या रेफरल सेंटर की बात करते हैं भवसागर की, तो इसमें होगा क्या? डीप सी के जो जीव हैं उनके सैंपल लिए जाएंगे, उनका डीएनए, बायोलॉजिकल डेटा उनको स्टोर किया जाएगा, कोई भी वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर पाएगा और लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा ताकि समुद्र के विज्ञान को समझा जा सके, गहरे समुद्र की जो भी बायोडायवर्सिटी है उसको समझा जा सके। और बहुत सारे, देखिए, जितने अंतरिक्ष में रहस्य नहीं है उतने समुद्र की गहराइयों में, तो उसको समझना भी जरूरी है। इसीलिए यह रेफरल सेंटर स्थापित किया गया केरल के कोच्चि में। उद्देश्य 200 मीटर से ज्यादा गहराई में पाए जाने वाले जो रेयर मरीन स्पीशीज है उनका साइंटिफिक रिकॉर्ड रखना, उनको यहां पर लाकर कंजर्वेशन करना, उनका क्लाइमेट चेंज पर डीप सी का जो प्रभाव है उसको समझना और अलग अलग चीजों में, मतलब ऑल ओवर रिसर्च लैब है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रिसर्च के तौर पर इस लैब को बनाया गया। तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है भवसागर रेफरल सेंटर। ठीक है। भारत में डीप सी मिशन जो हमारा एक मिशन है जिसके लिए हमने 4077 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, इसमें यह रेफरल सेंटर काफी हमारी मदद करेगा, काफी चीजें यहां से हमको डिकोड करने में मदद मिलेगी। तो कहां पर बनाया गया है? तो इस रेफरल सेंटर को बनाया गया है केरला के कोच्चि में। याद रहेगा, इजी था पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आपको है क्या। अब कमेंट में बताइएगा कि इंडिया ने डीप सी मिशन की शुरुआत कब की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो कमेंट कीजिएगा। अब यहां पर जिसने रेफरल सेंटर की स्थापना की है यह है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इस संस्था की हम पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं। धृति बनर्जी फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर के पद पर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। ठीक है, तो यहां पर 3 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है वीर विक्रम यादव। नेशनल बुक क्राइसिस सर्कल अवार्ड 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? तो यह है अरुंधति रॉय। हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन द्वारा टाइड्स ऑफ टाइम इंडियाज हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन किया है सीपी राधाकृष्णन ने? तो यह बुक लिखी है सुधा मूर्ति ने। नागोया प्रोटोकॉल के तहत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंसेस सबसे ज्यादा किस देश ने जारी किए हैं या शीर्ष पर कौन रहा? तो यह रहा इंडिया।
अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली भारत की जनगणना 2026 के संदर्भ में सही कथन यह है कि यह दुनिया की पहली और सबसे बड़ी डिजिटल सेंसस है। उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया न्याय सेतु क्या है? तो ये एक एआई पावर्ड लीगल असिस्टेंट या चैटबॉट है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य। पंजाब सरकार के द्वारा किस शहर में उत्तर भारत के पहले ग्लास ब्रिज के निर्माण की घोषणा की गई? तो यह नांगल सिटी में बनाया जाएगा पंजाब के द्वारा। भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसको नाम दिया गया है आईएनएस शची। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ये सारे करंट अफेयर हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेंगे। 1950 में किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था? तो यह है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि। हाईली गुब्बी वॉल्केनो कहां स्थित है? तो यह इथोपिया में है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म भूषण दिया गया था 2012 में। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत ने दूसरी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? और एमएस वर्ड में टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। और इसके अलावा पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, उनको लगाइए, पीडीएफ को कलेक्ट कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।